Hello everyone, welcome to Vidyasthanam classes. Today we are going to discuss on a very important topic for the exam point of view, and the topic is preamble. दोस्तों preamble derived from a Latin word preambulus which mean to go before. Preamble एक लैटिन वर्ड preambulus से ड्राइव की गई जिसका मतलब है to go before, और in simple word we can say it is an introduction to the main subject. जैसे कि इंट्रोडक्शन किसी भी क्वेश्चन की डायरेक्शन बतलाती है, उसी प्रकार प्रीएम्बल भी हमारे संविधान को डायरेक्शन देती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रीएम्बल को क्यों हमारे संविधान की आत्मा कहा जाता है, प्रीएम्बल के ऑब्जेक्टिव क्या हैं, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और इसका पर्पज़ क्या है, क्यों हम प्रीएम्बल को आखिरकार पढ़ रहे हैं, और साथ में कुछ क्वेश्चन देखेंगे प्रीएम्बल से रिलेटेड जो कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। तो शुरू करते हैं दोस्तों। प्रीएम्बल इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है हमारे संविधान की, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है हमारे संविधान की, और इसको एसेंस बोल सकते हैं। हमारे संविधान का एसेंस का मतलब होता है सारांश। ये हमारे संविधान का सारांश है, और जो आइडिया है प्रीएम्बल का वो बोरोड किया गया है अमेरिकन संविधान से। In short, we can say that preamble is like the brain of the Indian Constitution. प्रीएम्बल जो है हमारे संविधान का एक तरह से दिमाग भी है, ब्रेन भी है। जैसे कि ब्रेन हमारे बॉडी का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, वैसे ही प्रीएम्बल हमारे संविधान की बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है, पार्ट है। प्रीएम्बल में जो भी इम्पोर्टेंट वर्ड है उसी को ही हमारे संविधान में आगे इलेबोरेट किया गया है, जैसे कि रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक, सेकुलर, सोशलिस्ट, सॉवरेन, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सभी वर्ड हम आगे देखेंगे, जानेंगे। चलो अब आगे चलते हैं दोस्तों। इन फाइनल टेक वी कैन से दैट प्रीएम्बल एम्बॉडीज द बेसिक फिलॉसफी, गाइडिंग प्रिंसिपल एंड फंडामेंटल वैल्यूज ऑन विच आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड। जिन सिद्धांतों मूल्यों पर हमारा संविधान बेस है वो कहीं ना कहीं प्रीएम्बल में ही सम्मिलित हैं, उन्हीं को ही आधार बनाकर हमारा संविधान लिखा गया है। जो प्रीएम्बल हमारे जो संविधान का है वो प्राइमरली बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पे, जो कि नेहरू जी द्वारा लिखी गई थी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को उद्देश्य का प्रस्ताव भी कहते हैं। जैसे कि इस पिक्चर में भी हम देख पा रहे हैं, नेहरू जी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, उद्देश्य का प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 में, जो कि बाद में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 22 जनवरी 22 जनवरी 1947 में एक्सेप्ट कर ली थी, और ये उद्देश्य का प्रस्ताव ही आगे चलकर हमारे प्रीएम्बल बनती है। कंपोनेंट ऑफ प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रीएम्बल के कंपोनेंट क्या क्या हैं? पहला कंपोनेंट है सोर्स, स्रोत। हमारे जो देश का जो शासन प्रणाली का आधार कौन है? वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसमें जो पिक्चर में भी हम सीधे तौर पे देख पा रहे हैं वी, इसका मतलब है सिटीजन ऑफ इंडिया। भारत के सभी नागरिक ही शासन प्रणाली की शक्ति का आधार है। द प्रीएम्बल शोज दैट द पीपल ऑफ इंडिया सोर्स ऑफ अथॉरिटी, इट मीन्स पावर लाइज विद इन द सिटीजन टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। भारत के नागरिक ही संसदीय प्रणाली के मंत्रीगणों और मेंबर को इलेक्ट करती हैं। तो इस प्रकार जो हमारी शासन प्रणाली की जो पावर है, शक्ति है, उन नागरिकों में ही विद्यमान है। और अब आगे चलते हैं, देखते हैं नेचर फॉर पार्लियामेंट सिस्टम में क्या क्या है। सोवरेन है, सोशलिस्ट, सोवरेन का मतलब संप्रभु, सोशलिस्ट का मतलब समाजवाद, सेकुलर पंथ निरपेक्ष, डेमोक्रेटिक लोकतंत्र, रिपब्लिक गणतंत्र। तो अब इनको वन बाय वन हम अच्छे से समझते। सॉवरेन का मतलब क्या था? सॉवरेन दोस्तों संप्रभु राष्ट्र होते हैं, संप्रभु। इसका मतलब होता है इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, कि जो राज्य है वो स्वतंत्र है अपनी टेरिटरी के अंदर लॉ कानून बनाने के लिए, और कोई भी स्टेट या एक्सटर्नल पावर फोर्स हैज़ नो कंट्रोल ओवर इट। जैसे कि आज़ादी से पहले ब्रिटिश का हम पर शासन था, तो वो अपना शासन हम पे थोपते थे, तो हम सोवरेन नहीं थे। तो स्टार्टिंग में आपको पता हो कि हमने डोमिनियन स्टेट की
डोमिनियन स्टेट की एडवोकेसी की थी, जो कि बाद में चल के पूर्ण स्वराज में कन्वर्टेड हो जाता है। तो सोवरेन, जैसे कि आप इस फिगर में भी देख सकते हो, यूनाइटेड नेशन के हेडक्वार्टर में ये सोवरेन कंट्रीज जितनी भी हैं सबके फ्लैग इधर रिफ्लेक्ट किए गए हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। सोशलिस्ट, समाजवाद बोलते हैं इसको। द टर्म सोशलिस्ट वाज एडॉप्टेड आफ्टर द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42वें संविधान संशोधन के बाद सोशलिस्ट शब्द को जोड़ा गया था हमारी प्रियम्बल में। इसका जो सोशलिस्ट जो शब्द है हमारे जो प्रियम्बल में, तो वो वेस्टर्न या यूएसएसआर में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके सोशलिस्ट से डिफरेंट है। हमारे इधर का जो सोशलिस्ट है वो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है, डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट है। इसका मतलब है वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट को सिंपल वर्ड में बोल सकते हैं कि स्टेट का दायित्व है कि वो अपने नागरिकों को एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ प्रोवाइड कर सकें, गरिमापूर्ण जीवन ताकि वे व्यतीत कर पाए। और इन केस ऑफ DS नाकरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कोर्ट ने भी, एपेक्स कोर्ट ने भी कहा था, बेसिक पर्पज ऑफ सोशलिज्म इज टू प्रोवाइड ए डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ टू द पीपल लिविंग इन द कंट्री एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द डे दे आर बोर्न टिल द डे दे डाई। कि सरकार का दायित्व है कि अपने नागरिकों को गरिमापूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए वे अवसर प्रदान करें ताकि वो आगे बढ़ सकें, उनका होलिस्टिक डेवलपमेंट हो पाए। तो समाजवाद बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हमारे शासन प्रणाली का। और हालांकि समाजवाद ये 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, लेकिन हमारे संविधान के पार्ट 4 में जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में भी सीधे तौर पर हम सोशलिस्ट की छाप को देख सकते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी। अब आगे देखते हैं दोस्तों सेकुलर। सेकुलर शब्द का मतलब होता है दोस्तों पंथ निरपेक्ष। द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटेड इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। ए स्टेट हैज नो ऑफिशियल, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। द स्टेट प्रोवाइड फुल फ्रीडम टू द पीपल टू प्रैक्टिस, प्रोफेस एंड प्रोपगेट एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। हमारे जो सरकार है, प्रशासन का कोई भी धर्म ऑफिशियल धर्म नहीं है, और वो जो स्टेट है फुल फ्रीडम, आज़ादी देगा अपने नागरिकों की, वे अपने धर्म का आचरण कर सके, प्रचार कर सके, प्रसार कर सके। द स्टेट ट्रीट ऑल रिलीजन इक्वली। वो स्टेट सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट करेगा। जैसे कि संस्कृत के श्लोक सर्वधर्म समभाव में हम साफ तौर पे देख सकते हैं। मतलब हमारी जो कल्चर, हमारे जो संस्कृति में है, वैदिक काल से ही सर्वधर्म समभाव की परंपरा रही है, जो कि अब पे भी चल रही है, कि जो कि एक बहुत ही शासन प्रणाली में बहुत अच्छी क्वालिटी है कि सेकुलर होने से डिफरेंट रिलीजन मिलके एक एनरिच कल्चर बनाते हैं। द टर्म सेकुलर वाज आल्सो एडेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही सेकुलर शब्द को भी जोड़ा गया था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेकुलरिज्म, और कुछ इम्पोर्टेंट कंपोनेंट भी हमें सेकुलरिज्म के देखेंगे। जैसे कि आर्टिकल 14 में बताया गया, राइट टू इक्वलिटी इज गारंटीड टू द ऑल इंडियन सिटीजन। आर्टिकल 40 में कहा गया कि सभी नागरिक बराबर हैं, सभी नागरिक कानून के समक्ष समान हैं। तो समता का अधिकार भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सेकुलरिज्म को ही प्रमोट करता है। दूसरा देखेंगे, discrimination on any ground such as religion, caste, creed, gender, etc. is prohibited under Article 15 and 16। अनुच्छेद 15-16 में जाति, धर्म, वंश, लिंग के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव का निषेध किया गया है। और आर्टिकल 19 और 21 में भी हम देखेंगे कुछ फ्रीडम ऑफ सिटीजन इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को डिस्कस किया गया है। तो ये भी सेकुलरिज्म को ही प्रमोट करते हैं। तथा और आर्टिकल 24 और 28 में कुछ माइनॉरिटीज़ के राइट्स के रिलेटेड प्रोविज़न दिए गए हैं, जो कि सेकुलरिज्म का ही पार्ट बोल सकते हैं, सेकुलरिज्म को ही डायरेक्टली प्रमोट करते हैं। इन केस ऑफ SR Bommai वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द एपेक्स कोर्ट फाउंड दैट द कंसेप्ट ऑफ
Secularism is the basic feature of the Indian Constitution. अब आगे चलते हैं डेमोक्रेटिक. The term democratic is derived from the Greek word where demos means people, kratos means authority. In short हम बोल सकते हैं the rule of people. और अब्राहम लिंकन की बड़ी पॉपुलर बड़ी फेमस कोट है, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ पीपल फॉर द पीपल बाय द पीपल. जैसे कि हम जानते हैं इंडिया एक डेमोक्रेटिक स्टेट है. इस पिक्चर में भी हम साफ तौर पे देख सकते हैं वी आर पावर ऑफ डेमोक्रेसी. जनता ही चुनाव में पार्टिसिपेशन करती है, अपना राइट टू वोट यूज करके और अपनी एक प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट को चुनती है. In case of Union of India versus Association of Democratic Reform, the apex court stated the basic requirement of a successful democracy is the awareness of the people. Union of India versus Association of Democratic Reform में सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी और एक सफल लोकतंत्र के लिए लोगों की, नागरिकों की अवेयरनेस, जागरूकता मस्ट है. तभी, क्योंकि लोगों को जब तक अपने अधिकारों का पता नहीं होगा तब तक वे डेमोक्रेसी को सफल डेमोक्रेसी, एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी नहीं बना पाएंगे. जैसे जैसे लोगों को अपने राइटों का पता होगा तो वो अपने पसंद की जो प्रोग्रेसिव लीडर उनको इलेक्ट करेंगे और एक हेल्दी डेमोक्रेसी का निर्माण करेंगे. अब आगे दोस्तों चलते हैं. तो नेक्स्ट है दोस्तों रिपब्लिक. द टर्म रिपब्लिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम अ लैटिन फ्रेज रेस पब्लिका. जो रिपब्लिक वर्ड है लैटिन फ्रेज रेस पब्लिका से ड्राइव किया गया है, जिसका मतलब है पब्लिक अफेयर और कॉमनवेल्थ. इन सिंपल टर्म में हम बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट वेयर द हेड ऑफ स्टेट इज इलेक्टेड बाय द पीपल रेदर देन द बर्थ राइट. कि जहाँ पर हेड ऑफ स्टेट को जनता द्वारा चुना जाता है, ना कि कोई जन्म से ही किसी स्टेट का शासक बना रहता है. जैसे कि हम मेडिवल एरा में देखेंगे या कहीं कुछ किंगडम है, सऊदी अरेबिया, जहाँ पे भी अभी भी मोनार्की सिस्टम है. जबकि हमारे देश में क्या है कि हर एक डिफाइंड टाइम पे इलेक्शन होते हैं और हेड ऑफ स्टेट को चुना जाता है कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए. जैसे कि इंडिया में 5 साल के लिए चुने जाते हैं, हालांकि उनका री इलेक्शन हो सकता है. द कंसेप्ट ऑफ रिपब्लिक इज बोरोड फ्रॉम द फ्रेंच मोटो ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. और रिपब्लिक जो कंसेप्ट है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया था, जो कि 1789 में हुआ था, फ्रांस की क्रांति. और फ्रांस की क्रांति ने वर्ल्ड की हर एक स्टेट को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इफेक्ट किया था और उनकी सुविधा अनुशासन प्रणाली में भी कहीं ना कहीं फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो मूल्य हैं वो दिखाई पड़ेंगे. जैसे कि हमारे देश की संविधान में भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के काफ़ी मूल्य सिद्धांत हैं, दिखाई देते हैं. उनमें से रिपब्लिक भी एक है. अब आगे देखते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दोस्तों जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी आता है. ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पॉपुलर हैं, तो इसलिए हम इनको बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा. तो पहले देखते हैं जस्टिस. जस्टिस के दोस्तों 3 पार्ट होते हैं, सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस. सोशल जस्टिस में क्या आता है? सोशल जस्टिस में आता है कि एक ऐसा समाज हो जहाँ पर जाति, वंश, नस्ल, लिंग, धर्म और जन्म स्थान के आधार पर सोसाइटी में भेदभाव का निषेध और एक समता मूलक समाज का निर्माण करना है. और नेक्स्ट है इकोनॉमिक जस्टिस. इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब है कि लोगों में उनकी वेल्थ, इनकम और इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर भेदभाव का निषेध है. इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता. जैसे कि हमारे देश के सबसे रिचेस्ट आदमी अंबानी और किसी गरीब के बीच में इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा और प्रत्येक व्यक्ति को अवसर मिलेगा कि वो अपनी आजीविका, अपना एक डिग्निफाई वे में अपनी ज़िंदगी जी सके, यापन कर पाएँ. तो ये इकोनॉमिक जस्टिस का कंसेप्ट है. पॉलिटिकल जस्टिस में प्रत्येक आदमी को समान अधिकार है कि वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्ट करे और किसी भी व्यक्ति को लिंग, जाति, वंश, धर्म के आधार पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए रोका नहीं जा सकता. तो अब आगे दोस्तों चलते इक्वालिटी. आगे देखेंगे दोस्तों इक्वालिटी. The term equality means no section of society has given any special privilege. Everyone is equal before the law.
इक्वलिटी का मतलब है समाज में किसी को भी स्पेशल ट्रीटमेंट प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, सब के सब एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ, सभी कानून के समक्ष समान हैं, जैसे कि आर्टिकल 14 में इसको मेंशन किया गया है। लिबर्टी का मतलब है द टर्म लिबर्टी मीन्स फ्रीडम फॉर द पीपल टू चूज देयर वे ऑफ लाइफ, कि आदमी अपने जीवन जीने का कैसे जीवन यापन करना है वो खुद वो स्वतंत्र हैं। लिबर्टी का मतलब है कि आदमी स्वतंत्र है अपने जीवन जीने के लिए, कैसे जीना चाहते हैं। एंड नो अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कैन बी इम्पोज इन टर्म ऑफ देयर थॉट्स, बिलीफ, व्यूज एंड ओपिनियन, और कोई अनरीजनेबल रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर इम्पोज नहीं की जा सकती, वे अपने जीवन जीने के लिए स्वतंत्र हैं। फ्रेटर्निटी का मतलब है अ फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड एंड इमोशनल अटैचमेंट विद देयर मदरलैंड। फ्रेटर्निटी का मतलब है एक भाईचारे की भावना को प्रसार करना और एक भावनात्मक लगाव अपनी मातृभूमि से। द कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी इन आवर प्रीएम्बल वाज एडैप्टेड फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन, और ये जो कंसेप्ट लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी का हमारे प्रीएम्बल में जो लिया गया है फ्रेंच रेवोल्यूशन पर ही आधारित है। अब दोस्तों आगे देखते हैं, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, एक काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक ही है। इस प्रीएम्बल ए पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि क्या प्रस्तावना हमारे भारतीय संविधान का हिस्सा है। इस क्वेश्चन का आंसर जानने के लिए हमें दो केसेस जानने बहुत जरूरी है। पहला बेरूबारी केस। बेरूबारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था प्रीएम्बल इज द की टू ओपन द माइंड्स ऑफ मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कांट बी कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एपेक्स कोर्ट ने बोला था कि प्रीएम्बल ने हमारे संविधान निर्माताओं की मस्तिष्क पर गहरी छाप छोड़ी थी यकीनन, लेकिन इसको हमारे संविधान का प्रीएम्बल को पार्ट नहीं कंसीडर किया जा सकता। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अर्लियर जो जजमेंट है उसको रिजेक्ट कर दिया था और बोला था कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल इज ऑफ एक्सट्रीम इम्पोर्टेंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन शुड बी read and interpreted in the light of grand and novel vision expressed in the preamble, और जो संविधान की इंटरप्रिटेशन भी प्रीएम्बल की नोबल विजन के अंडर की जानी चाहिए। अगर संविधान में कहीं डाउट आता है तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए हमें प्रीएम्बल पे ही रिलाई रहना चाहिए। However, two things should be noted, हालांकि इधर दो चीज़ें हमें याद रखनी चाहिए। नंबर वन, द प्रीएम्बल इज नाइदर a source of power to legislature nor a prohibition upon the power of legislature। ना तो प्रीएम्बल सोर्स ऑफ पावर है लेजिस्लेचर का, ना ही इसको निषेध करता है। इट्स ए नॉन जस्टिसेबल, मतलब इट्स प्रोविजन आर नॉट इन्फोर्सेबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे फंडामेंटल जो राइट है वे इन्फोर्सेबल हैं। अगर हमारे को फंडामेंटल राइट का वोल्यूशन होता है तो हम आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं सीधे, और आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जाके हमारे फंडामेंटल जो वायलेशन है उसकी शिकायत कर सकते हैं। जबकि प्रीएम्बल में ऐसा नहीं है, वो इन्फोर्सेबल नहीं है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, कैन प्रीएम्बल बी अमेंडेड, कि प्रीएम्बल में संविधान संशोधन किया जा सकता है। जैसा कि हमने अभी देखा केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि प्रीएम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इट मीन्स प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368। अंडर आर्टिकल 368 368 आर्टिकल के तहत ही इसमें संशोधन किया जा सकता है, बट विदाउट डिस्टर्बिंग इट्स बेसिक स्ट्रक्चर, इसके जो मूल आधार को डिस्टर्ब किए बगैर इसमें अमेंडमेंट किया जा सकता है। दो टिल डेट अभी तक इसमें एक ही बार संशोधन किया गया है। दिस अमेंडमेंट इज पॉपुलरली नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन 42 42वां संविधान संशोधन, जो कि 1976 में किया गया था। Due to the large number of amendments this act has brought to the Indian Constitution, it is also known as mini constitution। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारे संशोधन किए गए थे हमारे संविधान में, जिसके तहत इसे एज ए मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, बोला जाता है। दिस अमेंडमेंट रिजल्टेड इन एडिशन ऑफ सर्टेन प्रिंसिपल, कुछ इन्होंने सिद्धांत प्रिंसिपल जोड़े थे टू एनहांस
बढ़ाने के लिए ऑब्जेक्टिविटी एंड आइडियोलॉजी ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक सोशलिस्ट, समाजवाद, सेकुलर, पंथ निरपेक्ष, इंटीग्रिटी, अखंडता, ये सब जोड़े गए थे हमारे प्रीएम्बल में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा। और दोस्तों कुछ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत की प्रस्तावना उद्देशिका है, भारतीय संविधान की जो प्रीएम्बल है, ये जो सोर्स ऑफ पावर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल नहीं है। सोर्स ऑफ पावर कौन है? नागरिक है, जनता, सिटीजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिकेट द ऑब्जेक्टिव्स टू बी अचीव, बिल्कुल ठीक है। जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ये सब ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए ही कोशिश की गई है। प्रीएम्बल में जो ऑब्जेक्टिव दिए गए कि उसको जो हमारे प्रशासन है उसको अचीव करे और देश में समतामूलक समाज की संकल्पना को मूर्त रूप दे। इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बिल्कुल ठीक है। केशवानंद भारती केस में जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला, इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कांट बी अमेंडेड बाय द पार्लियामेंट, बिल्कुल कर सकते हैं, बट अंडर आर्टिकल 368। तो सेकंड, इस क्वेश्चन की दोस्तों सेकंड और थर्ड पार्ट ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी ठीक रहेगा। और दोस्तों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कौन सा ऑब्जेक्टिव सार्वगर्भित नहीं किया गया हमारे प्रीएम्बल में? लिबर्टी ऑफ थॉट, ये बिल्कुल है। इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं, इकोनॉमिक जस्टिस है। एडवोकेसी इकोनॉमिक जस्टिस की गई है, जैसे कि हमने पहले अभी लेक्चर में डिस्कस किया है। लिबर्टी ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल है, लिबर्टी ऑफ बिलीफ है। तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसमें नोट एम्बॉडीड बोला तो इसका आंसर बी रहेगा। तो थर्ड क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं। द माइंड ऑफ मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। दोस्तों जैसे कि हमने बेरूबारी केस में देखा कि एपेक्स कोर्ट ने बोला है कि प्रीएम्बल ऑल्दो इज ओपन द माइंड ऑफ मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इट्स नॉट द पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये द माइंड ऑफ मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारे प्रीएम्बल के रिगार्डिंग बोला गया है, जो माइंड ऑफ मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रीएम्बल में दिखाई देता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। द माइंड ऑफ मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? द फंडामेंटल राइट, द फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं, फंडामेंटल राइट में भी नहीं दिखता। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल वेलफेयर स्टेट की एडवोकेसी करते हैं। फंडामेंटल राइट, यही फंडामेंटल राइट जैसे कि मैंने बोला कि इन्फोर्सेबल है कोर्ट में। फंडामेंटल ड्यूटीज में नहीं, जो प्रीएम्बल में दिखाई देते हैं। जैसा कि हम जानते हैं बेरूबारी केस में हमारे एपेक्स कोर्ट ने बोला था कि प्रीएम्बल ओपन द माइंड्स ऑफ द मेकर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो ये द प्रीएम्बल से लिया गया है। तो दोस्तों आज हम अपने लेक्चर को इधर ही फिनिश करते हैं और अगले लेक्चर में किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।